नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रविशंकर रवि। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अब हिंदी बोली और समझी जाती है। अगर हम भाषा पर हुए अनुसंधान की बात करें, सर्वेक्षण की बात करें, तो आज विश्व में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और यही वजह है कि देश के और विदेश के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, उनमें हिंदी की पढ़ाई हो रही है। टेक्सास विश्वविद्यालय की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की बात करें, आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, रूस चले जाइए, हर जगह पर हिंदी भाषा में शिक्षण योजना आरंभ की गई है। एक भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई आरंभ हो चुकी है। यहां तक कि चीन में भी कई विश्वविद्यालय हिंदी में कोर्स करा रहे हैं। कई विश्वविद्यालय हिंदी भाषा में डिप्लोमा दे रहे हैं। और भारत की लगातार यह कोशिश रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा में हिंदी को शामिल किया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। और भारत के इन प्रयासों का ही यह फल है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पत्रिकाएं हैं, वहां उनका जो अपना रेडियो संदेश है, उसमें भी हिंदी को शामिल किया गया है। और भारत सरकार के लगातार प्रयासों का यही परिणाम है कि मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की गई है। यह स्थापना इस केंद्र की भारत में भी हो सकती थी, लेकिन भारत का यह मानना रहा है, यहां की सरकारों का यह मानना रहा है कि भारत के अंदर तो हिंदी समृद्ध हो ही रही है ही समृद्ध, लेकिन भारत के अलावे उन देशों में जहां पर हिंदी बोलने वालों की अच्छी आबादी है, वैसी जगह पर अगर इसका केंद्र स्थापित किया जाए तो हिंदी के प्रचार प्रसार का विस्तार और ज्यादा होगा। मुझे याद है विश्व हिंदी सम्मेलन, जो पिछला सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था, वहां पर देखने को मिला, उस समय हमारे देश के आदरणीय कई मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे। और वहां और मॉरिशस सरकार की जो भूमिका थी विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन में, यह दूसरा सम्मेलन था, वहां पर कितने लोग सक्रिय थे। और वहां पर प्राय चीन के, ब्रिटेन के, रूस के, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद थे। और अच्छा यह भी लगा कि जो विदेशी भाषाओं के जो बच्चे थे, जो छात्र थे, उन्होंने हिंदी में गीत गाकर सुनाया और उस गीत से उस कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। आज हम इस खास मौके पर, विश्व हिंदी दिवस के मौके पर, हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में, जिनसे हम हिंदी के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका अपने मेहमानों से परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं श्री बद्री जादव जी। आप उप निदेशक हैं गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र के। और हमारे साथ हैं राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत डॉक्टर सरमला ताये। आप हिंदी प्राध्यापक हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में आपकी अग्रणी भूमिका भी रही है। मैं बातचीत का आरंभ बद्री जी से करना चाहता हूं कि आप लगातार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई वर्षों से हैं। इसके पहले भी देश के विभिन्न इलाके में आपने अपनी सेवा दी है। सरकारी कार्यालयों में जो हिंदी का कामकाज हो रहा है, उसको आपने प्रोत्साहित किया है, आपने सलाह दी है। तो आपके अनुभव के आधार पर मैं जानना चाहूंगा कि हिंदी की प्रगति की यात्रा किस तरह से आगे बढ़ रही है। बद्री जी। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदी दिवस की पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आज तक आज़ादी के बाद हिंदी बुलंदियों की तरफ अग्रसर रही है,
उसी तरह से आने वाले दिन में एक दिन यह अपने देश क्या विश्व में भी अपना परम स्थान प्राप्त करेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी भाषा, किसी भी भाषा को आप ले लें, बिना भाषा के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जी। रूस, जर्मनी इत्यादि देश का, वो अपनी भाषा के माध्यम से काफी आगे बढ़े हैं। हमारा देश, भारत देश, ऋषियों मुनियों के तपोभूमि की भूमि रही है। उनकी तपस्या से, उनके ज्ञान सिंचन से हमारा देश विश्वविख्यात रहा है। हमारे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण किसी भी कोने में जाएंगे तो यह हिंदी जनसाधारण की भाषा मिलेगी। हमारे देश का शायद ही कोई नागरिक होगा जो हिंदी भाषा बोलने से उस भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझ सकेगा। हमारा देश बहुत दिनों तक पराधीन था। हमारा देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना। जब हमारा संविधान बन रहा था, फरवरी 1948 में उसका जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, उस समय कहीं भी राजभाषा का उल्लेख नहीं था। किंतु हिंदीतर भाषी माणिकलाल मुंशीलाल अयंगर के अथक प्रयासों से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हमारे हिंदीतर भाषी मनीषियों ने, विद्वानों ने हिंदी की वकालत की और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा और उसका समर्थन भी हिंदीतर भाषी माननीय श्री शंकर देव ने किया था। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि यह जनसाधारण की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, जनाकांक्षाओं की भाषा थी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारी के सारे लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते थे, बोल सकते थे। और आपने देखा भी होगा बद्री जी, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और पूरे देश में जब ये जरूरत महसूस की गई कि राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा क्या हो, गांधी जी ने तमाम लोगों के साथ मिल बैठकर बात की और वो तमाम अहिंदी भाषी लोग जिनकी मातृभाषा अन्य भारतीय भाषाएं थी, उन सब ने मिलकर तय किया कि हिंदी ही देश के राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रसिद्ध शायर इकबाल जी की वो लाइनें आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलिस्तां हमारा। जी। इससे सुंदर प्रयोग, इससे उच्च प्रयोग शायद कहीं नहीं मिलेगा। हिंदी का मतलब हिंद के वासी, पूरे देश के वासी, चाहे वह नागालैंड का है, अरुणाचल का हो, मिजोरम का हो, तमिलनाडु का हो, असम का हो, बंगाल का हो, किसी भी राज्य का हो, हिंदी का मतलब पूरे देश के रहने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान को भी हम इस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। तो पूरे देशवासी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना 1950 में, तब आर्टिकल 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उस समय आर्टिकल 343(2) में यह प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने से यानी 1950 से 15 वर्ष तक यानी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इस तरह से तमाम प्रावधान किए गए। संविधान में आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उल्लेख है। तो इस तरह से जो है भारत सरकार ने राजभाषा को क्रियान्वित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी की है। और मुझे लगता है कि आज, जैसा कि आज विश्व हिंदी दिवस है, आज हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहरा रहा है। हमारे देश का चाहे मजदूर वर्ग हो या वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोग हों, वो विदेशों में जा करके अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। वो अपनी मूल भाषा हिंदी में ही वार्ता करना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। और आज हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में जो ही हमारे देश से मजदूर वर्ग जाते हैं,
वकील जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, वो अपनी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करते हैं और इस तरह से विश्व में भी हिंदी का परचम लहराया है। विश्व में भी हिंदी का स्थान काफ़ी हद तक मिला है। आपने बहुत सही कहा बद्री जी, किस तरह से पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। और मैं आगे भी चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो यहाँ सूरीनाम हो, फिजी हो, मॉरिशस हो, किस तरह से यहाँ के जब मजदूर गए वहां पर तो किस तरह से वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को और जो अपनी भाषा के जो ग्रंथ थे उनको किस तरह से वहां उन्होंने जिंदा रखा। हमारे साथ डॉक्टर शर्मिला ताये भी हैं और आप एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में, और ये बहुभाषी क्षेत्र है, वहां पर आप हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी पढ़ाती हैं, तो आपके क्या अनुभव हैं इस क्षेत्र में? जी सर, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शक वृंदों को, भारतवासियों को और हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगी। महोदय ने जो प्रश्न पूछा, ये सही मायने में ही अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूं तो मैंने ये पाया है कि मैं अहिंदी भाषी क्षेत्र से हूं। मैं स्वयं और आप खुद अहिंदी भाषी, आपकी मातृभाषा? जी, मिसिंग है मेरी मातृभाषा, और इसके बावजूद भी हिंदी से इसलिए भी जुड़ पाई हूं क्योंकि मैं उत्तर पूर्व में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी देश के कुछ लोगों को शायद ऐसा भी लगता होगा कि हमारे यहाँ उत्तर पूर्व में हिंदी को लेकर या हिंदी की इतनी जानकारी नहीं हो सकती है। मैं इस बात को ये बताना चाहूंगी कि हमारे जितने सारे भी स्कूल होते हैं, जितने सारे भी हमारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हिंदी का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। और इसका एक उदाहरण मैं स्वयं अपने तरफ से भी प्रस्तुत करना चाहूंगी कि हमारे जो विश्वविद्यालय है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम की, और जो अरुणाचल में जो वहाँ के जो विश्वविद्यालय है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, या अगर हम मेघालय की बात करें, मेघालय में है नेहू, इन सभी में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। इसके अलावा भी अगर हम यहाँ के जो कार्यालय हैं, क्योंकि मैं अभी केंद्र सरकार के कार्यालय में कार्यरत हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ जितने भी कार्यालय देखे हैं, उत्तर पूर्व में जितने सारे भी कार्यालय हैं, यहाँ हिंदी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आगे हिंदी का जो भविष्य है वो इसी तरह से बहुत उज्जवल रहेगा। मुझे आज तक, मैं शिक्षण से मैं जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में भी कार्यरत थी, वहाँ के हिंदी विभाग में। तब भी मैंने देखा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वह हिंदी को लेकर बहुत ज्यादा, उनके मन में ये नहीं है कि हिंदी भाषा को लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो आगे हमारा क्या होगा, इस तरह की कोई चिंता नहीं है। रोजगार संबंधी बात हो या कोई भी अध्ययन अध्यापन से जुड़े कोई भी काम हो, वो मतलब जितने सारे भी यहाँ के जो विद्यार्थी हैं या यहाँ के जो लोग हैं, वे हिंदी को पूरी तरह से अपना चुके हैं। हम इस बात को देख सकते हैं। नहीं, एक चीज और मैंने भी देखा, आपने बहुत सही अपने अनुभव को बांटा हम लोगों के साथ, कि चूंकि हिंदी में कैरियर भी है, बिल्कुल है सर। और मुझे लगता है कि ये जो अहिंदी भाषी जो लोग हैं, जिनकी मातृभाषा अन्य भाषा हिंदी नहीं है, वो लोग भी जो हिंदी सीख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक आग्रह भी है, एक कैरियर भी दिख रहा है। जी सर। मैं जैसे अनुवाद का डिप्लोमा कोर्स है, जी सर, मैं उसमें जाता हूं तो मैं देखता हूं कि 99% जो बच्चे अनुवाद का डिप्लोमा कोर्स करने आते हैं, वो सब अहिंदी भाषी हैं। बिल्कुल। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हैं, कॉटन विश्वविद्यालय के हैं, कुछ नेहरू के छात्र हैं, और वो अनुवाद का कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि अनुवाद के अगर डिप्लोमा उनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदी अनुवादक केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो उनकी जरूरत महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें रोजगार भी है। रोजगार। और बद्री जी, आप इस बात से भी सहमत होंगे कि विश्व के तमाम विश्वविद्यालय में जो हिंदी की पढ़ाई आरंभ की गई है, क्योंकि उनको भी अपना प्रोडक्ट कंपनियों को, भारत इतना बड़ा बाजार है, यहां भी भेजना है, तो वो चाहते हैं कि उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो हिंदी बोलचाल की हिंदी कम से कम सीख लें, ताकि वो भारत में जाकर उस बाजार में अपना प्रभाव दिखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि आज जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल इंडिया का दौर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय
2015 में लॉन्च किए थे डिजिटलाइजेशन का। तो डिजिटल इंडिया का दौर है और न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग करना ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है, ग्लोबलाइजेशन, जी, भूमंडलीकरण, वैश्विक गांव। तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि हमारे देश में पहले भी ग्लोबलाइजेशन जैसा था, ऐसी भावना थी जी, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना बहुत पहले से थी। तो आज डिजिटल होने से, ऑनलाइन होने से, नेटवर्किंग आने से हम एक देश से दूसरे देश की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं और बाजारवाद बहुत तेजी से बढ़ा है, संचार साधन बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो आज एक समय ऐसा था हमारे देश में लोग व्यापार करने के लिए आए थे और हमारे देश को गुलाम बना लिए थे, तब की बात अलग थी जी। लेकिन अब सारे के सारे देश इतने जागरूक हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि सारे के सारे एक दूसरे देश में जा करके अपना बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे देश में भी काफी बाजारवाद बढ़ा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। तो जो भी चाहे पहले अंग्रेज आए, वो भी पहले अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को अपनाए। अगर वो हिंदी नहीं सीखे होते, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किए होते, तो हमारे यहाँ इतने लंबे समय तक रूलिंग नहीं कर पाते। उसी तरह से आज जो बाहर के देश हैं हमारे देश में बाजारवाद को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ अपना मार्केट फैलाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको हिंदी की जरूरत है, ट्रांसलेशन की जरूरत है। और आजकल ट्रांसलेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी देश हो, अगर वो दूसरे देश में जाते हैं तो उनको वहाँ की भाषा सीखनी अनिवार्य होती है। हम भी, भारत देश भी अगर दूसरे देश में जाता है तो उनकी भाषा अगर वो सीखता है तो उसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता है। और ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी, मान लीजिए तमिलनाडु का है, अगर वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाता है, तमिलनाडु में जाता है, केरला में जाता है, तो अगर वहाँ की भाषा सीखता है, वहाँ की भाषा जानता है, तो बहुत ही सफल वो व्यक्ति होगा या वो समुदाय बहुत ही सफल होगा। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र का उदाहरण ले सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, पर्व त्योहारों वाला जगह है। यहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी भाषी क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आए। सबसे पहले मजदूर आए, फिर अध्यापकगण आए, कुली इत्यादि आए। इन सबका हिंदी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज पूर्वोत्तर भारत पूरे देश में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान दिखा चुका है। एक चीज और भी है, आपने बहुत सही बात की, मैं उसी पर आता हूं कि जैसे पूर्वोत्तर में यहाँ की जो बहुरंगी संस्कृति है, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, और जब हम पूर्वोत्तर की भाषा को सीखते हैं, असम में है जैसे, तो अगर हम असमिया को सीखते हैं तो हम असम के लोगों के ज्यादा करीब जाते हैं। और फिर असम की जो चीज है, जो संस्कृति है, जब हम हिंदी में उसके बारे में लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं यहाँ के संस्कृति के एक दूत बन जाते हैं, हिंदी के माध्यम से पूरे देश में इन चीजों को फैलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा जी। जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। असमिया, बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु इत्यादि। तो जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सब की सब हमारी जो प्राचीन भाषा संस्कृत थी उससे निकली हुई हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें या पूर्व क्षेत्र की बात करें तो उड़िया, बांग्ला और असमिया तीनों सगी बहनें हैं और तीनों की लिपि देवनागरी लिपि से बहुत मिलती जुलती हैं। तीनों के शब्दों में संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलेंगे, देशज शब्द मिलेंगे, तत्सम शब्द मिलेंगे। तो एक तरह से वो हिंदी ही है। तो हिंदी भाषी असमिया, बांग्ला, उड़िया भाषा भाषी को पहचानने में, जानने में बहुत ही उसको सरलता महसूस होती है। इसी तरह से अगर उड़िया भाषी है, बांग्ला भाषी है, असमिया भाषी है तो उसे हिंदी सीखने में, हिंदी बोलने में, हिंदी जानने में बहुत ही आसानी होती है। यही कारण है कि हमारे देश में हिंदी का जो स्थान है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है, इसका वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ के जो विद्यालय हैं, यहाँ का जो बाजार है, यहाँ का जो व्यवसाय है, एक तरह से देखा जाए तो हिंदी ही है। असमिया का मतलब हिंदी, बांग्ला का मतलब हिंदी,
हिंदुस्तान का मतलब हिंदी, तो जितनी भी भाषाएं हैं सब की सब हिंदी से मिलती जुलती हैं। जैसा कि एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जब हमारा संविधान बना तो अनुच्छेद 351 में प्रावधान किया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारे देश की जो राजभाषा हिंदी है उसका प्रचार प्रसार करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसमें यह भी कहा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सारी की सारी भाषाओं के शब्दों को, उसके रूप को, शैली को इत्यादि को आत्मसात करते हुए उसके शब्द भंडार में वृद्धि करे। और यही वजह है कि नहीं, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी। एक चीज और है, आपने अपनी बातचीत में डिजिटल शब्द का भी प्रयोग किया। और डॉक्टर ताये, मैं ये आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि अब तो टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक भी मदद कर रही है हिंदी सीखने में, और आप वो कार्य कर रही हैं, तो संक्षेप में आप बताइए कि किस तरह से मशीन की मदद से भी हिंदी सीखी जा सकती है। जी, दरअसल सर, आपने जो विषय अभी जिस विषय पर आपने कहा है, इसमें जो आजकल जो भी प्रशिक्षण हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो फिर प्रशिक्षण में हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से या गूगल के माध्यम से या और भी इस तरह के काफी राजभाषा विभाग की ओर से बनाए हुए कई इस तरह के उपकरण हैं या ऐप है, डिवाइस हैं, जिससे आप हिंदी सीख सकते हैं। और इससे हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आजकल गूगल भी आपको हिंदी में ही इसका ट्रांसलेशन या इसका अनुवाद आपको गूगल में भी देखने को मिलता है। और काफी इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे यहाँ से वेबसाइट विकसित की गई हैं, जिसके माध्यम से डिजिटलाइजेशन के द्वारा हम लोग हिंदी सीख सकते हैं और जो जनता है उनको हम हिंदी सिखा भी सकते हैं। तो हमारे यहाँ से जो प्रशिक्षण है वो पहले की तरह पारंपरिक तो रहा है, पारंपरिक तौर पर जिस तरह से कक्षाएं हम लोग चलाते थे, आजकल अभी डिजिटलाइजेशन के चलते हम लोग डिजिटल माध्यम से भी कक्षाएं हम लोग चला रहे हैं। और उसका क्या लाभ मिल रहा है? ये जो मशीनी अनुवाद है, उसका क्या लाभ मिल रहा है? मशीनी अनुवाद का शुरुआत में तो थोड़ी बहुत, क्योंकि ये मशीन है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, लेकिन जिस तरह से समय के साथ साथ इसमें भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं और उससे बहुत ज्यादा कार्यालयों में जो कामकाज होते हैं, कार्यालयीन कामकाज, उसमें बहुत सुविधा हो रही है। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी तो आती है कार्यालयीन कामकाज में, जो हिंदी जानते हैं, बोलना जिन्हें आता है, लेकिन लिखने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो वे डिजिटलाइजेशन के कारण इसमें टेक्स्ट टू स्पीच वाला है, स्पीच टू टेक्स्ट वाले, तो जितने सारी भी चीजें हैं, उससे सुविधा होती है, सुविधा हो जाती है, उन्हें सुविधा होती है। और नहीं, अब बद्री जी, ये बात करने के लिए बहुत सारी सूचनाएं अभी भी हैं, चूंकि हिंदी इतना विशाल भंडार है कि उस पर कई दिनों तक और कई अध्याय तक मुझे लगता है कि इस बातचीत को फिर हम लोग कभी इस पर और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यह बात जो सही है कि जो कि तकनीकी मदद भी जो ली गई, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, चाहे वो अपने देश के अलग अलग हिस्से हों या विश्व के अलग अलग देशों में, इस तकनीक की मदद से भी हिंदी शिक्षण, हिंदी सीखने में सुविधा हुई है। और इसलिए लोगों को जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनको हिंदी सीखने में आसानी हो रही है और कहीं ना कहीं तकनीक भी उसमें मदद कर रही है। और जो लोग हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हैं वो भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण बातचीत में बद्री यादव जी, आपका और डॉक्टर शर्मिला ताये, आप लोगों ने जो अपनी जानकारियों को साझा किया, अपने अनुभवों को बांटा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज के लिए यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।